हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के बाद हमें जिसका एग्ज़ाम का इंतज़ार काफ़ी था, और वो था अंडर ग्रेजुएट लेवल का, और उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है। और ऐसे में अब हमारे पास जो है टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो रेलवे में जो है ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है। यानी रेलवे में 70 से 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो पिछले बार पूछे गए प्रश्न ही होते हैं। ठीक है। यानी रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे में हमें पीवाईक्यू पर भी काफ़ी जोर देना चाहिए। ठीक है। और इसलिए आज के इस वीडियो में जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो 2025 में सीबीटी 1 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीके जीएस से जितने भी पूछे गए प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये हमारा पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेरा फेरी को रोकना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीएमएलए। इसको आप याद रखिएगा, पीएमएलए जो हमारा ये धन की हेरा फेरी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सितंबर 2024 में आयोजित युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित थी। जो हमारा सितंबर 2024 में आयोजित हुआ था अभ्यास, युद्ध अभ्यास, उसमें भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की टुकड़ी जो है ये किस डिवीजन से संबंधित थी। तो हमारी थी 11वीं एयरबैंड डिवीजन से संबंधित थी। किससे थी? 11वीं एयरबैंड डिवीजन से संबंधित थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो हमारे भारत में प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय है, ये हमारा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा WTO। ठीक है। क्या हो जाएगा? WTO। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में जनसंख्या का वितरण हमारा कैसा है। तो हमारे भारत में जो जनसंख्या का वितरण है ये असमान है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसमें विभिन्नता पाई जाती है। जो हमारे भारत में जनसंख्या का वितरण है ये असमान है, और इसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में सेलों का अवक्षेण न होने पर क्या होगा। भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में सेलों का अवक्षेण न होने पर क्या होगा। तो अपरदन जो हमारा है ये नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जो अपरदन है ये नगण्य हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। तो हमारी किस नाम से जानी जाती है? ये जातक नाम से जानी जाती है। कौन सी नाम से जानी जाती है? जातक नाम से जानी जाती है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। सफाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए गैर आयनिक डिटर्जेंट अभिक्रियाओं में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा स्टीयरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। स्टीयरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? तो ये तो हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून ने की थी। किसने की थी? उत्तराखंड के देहरादून ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वदेशी कार्टी थेरेपी ने बीआल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दर्शाई है? प्रश्न है कि स्वदेशी कार्टी थेरेपी ने बीआल और किस अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावकारिता दिखाई है? तो हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ने। किसने दिखाई है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ने जो है इस स्वदेशी कार्टी थेरेपी ने बीआल और अन्य रक्त कैंसर के विरुद्ध प्रभावकारिता दिखाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को की यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक की वह प्रणाली पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे क्या कहते थे? प्रश्न को जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत चांस रहते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को की यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक की वह पद्धति जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे कहते थे कि हम कहते थे उलूक। क्या कहते थे? उलूक। इसको आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा पॉलिटी से है। ठीक है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हमारा कौन होता है? ये महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता होता है। देखिए पॉलिटी के जितने भी प्रश्न हैं अगर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो उनको आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा और उन प्रश्नों का आने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो हमारी है पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है, कौन सी है? पूर्वांचल पर्वतमाला है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? हमारी पूर्वांचल पर्वतमाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान 20 मई 2025 को आयोजित ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स में किस शहर को बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया था? हमारा ये बेलफास्ट को दिया गया था। ये बेलफास्ट को दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना है? भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य बना है? तो हमारा बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब बना है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या है? ठीक है, देखिए जो ये संविधान संशोधन वाला होता है, संविधान संशोधन वाला प्रश्न है, ये एनटीपीसी में बहुत पूछे जाते हैं और उसमें से अगर हम इम्पोर्टेंट की बताएं तो एक हो गया जैसे हमारा 42वां संविधान संशोधन, इसके बाद 61वां तो हो गया, इसके बाद 61वां के बाद 73वां संविधान संशोधन, इसके बाद 101 संविधान संशोधन। कुछ 4 ऐसे संविधान संशोधन हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। 42वां, 61वां, 73वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन। तो इन संविधान संशोधन को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए बात करें 61वें संविधान संशोधन की मुख्य फोकस क्या था? तो इसका मुख्य फोकस जो था हमारा, ये मतदाता की आयु जो है हमारी ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था। इसका क्या काम था?
61वें संविधान संशोधन का जो ये मुख्य फोकस था, ये हमारे मतदाता की जो आयु 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई इसके द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 48A में है, अनुच्छेद 48 के ए में है। ठीक है, किसमें है? ये अनुच्छेद 48 के ए में है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया? तो ये हमारा था सूरत विभाजन ने मोड़ लिया था, सूरत विभाजन। ठीक है, सूरत विभाजन, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत विभाजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा कथन 1947 से 91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख, मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख। 1947 से 91 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? किसने 2025 में अप्रैल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया? तो ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने थे। कौन थे? तो ये हमारे हरदीप सिंह पुरी जी थे, इसको आप याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी जी। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी जलवायु है? ठीक है, जलवायु और क्षेत्र है, तो हमारा है असम और उत्तरी बंगाल। असम और उत्तरी बंगाल जो हमारी है, ये चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र और जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? देखिए प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों द्वारा कृषि, बागवानी और आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कंप्यूटर से कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड को और किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड होता है हमारा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा? वॉलपेपर, इसको वॉलपेपर के नाम से जाना जाता है। चलिए करंट अफेयर का अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? ठीक है, प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिसने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए थे? तो ये किसने बनाए थे? स्मृति मंधाना जी ने बनाए थे। ठीक है, स्मृति मंधाना जी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन
अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा कथन अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग जो है अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इस प्रश्न के उत्तर का उद्देश्य है कि जो हमारा जो संसाधन है उसका उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी जो ये आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों की कमी ना हो पाए। ठीक है, इस प्रश्न का अर्थ यही है। ठीक है, जो अंतर पीढ़ीगत समानता का सर्वोत्तम वर्णन करता है कि भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? ये 2024 तक की पूछा है, 14 मार्च 2024 तक की। तो सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में हमारा है। ठीक है, कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 28 फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? तो ये हमारी हरियाणा ने की थी। किसने किया? हरियाणा ने किया। हरियाणा ने जो है ये भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी 2025 में शुभारंभ किया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक दर कितनी है? नए मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो कितनी है? हमारी 15% है। कितनी है? हमारी 15% है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए? किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति को मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपभोक्ता मामले ने। किसने? उपभोक्ता मामले ने। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वाले वीडियो में इसके आगे जितने भी प्रश्न आए हैं उसको मैं उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा, और ऐसे करके मैं रोज़ छोटे छोटे वीडियोज़ में सभी जो हमारे PYQ हैं उनको कवर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जितने भी PYQ हैं वो कम से कम वीडियो में हों, बहुत ज़्यादा वीडियो ना बनाना पड़े। केवल आज ही मैंने इतना छोटा वीडियो बनाया, कल वाले वीडियो में थोड़ा इससे बड़ा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही कम समय में जितने भी PYQ हमारे पूछे गए थे ऑल शिफ्ट में जो GK GS के, उन सभी को हम लोग कवर कर लें। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।